भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई ऐसी कार्स आई जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में अपने दौर से काफी आगे थी। लेकिन इनमें से कई कार्स ज्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त मार्केट तैयार नहीं था इन कार्स के लिए, प्राइसेस ज्यादा थी या लोगों में अवेयरनेस की कमी थी। पर इन कार्स ने फ्यूचर की गाड़ियों के लिए एक रास्ता बनाया और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई इनोवेशंस की तरफ ले गई। आज हम 5 ऐसी कार्स के बारे में जानेंगे जो भले ही अपने वक्त से पहले आई थी, पर उन्होंने आने वाले समय की टेक्नोलॉजी और ट्रेंड की नींव रखी। पहली कार जिसकी हम बात करेंगे वो है डेयू की सीएलओ। आप में से कई लोगों ने इस कार को देखा होगा और इससे आपकी यादें भी जुड़ी होंगी। यह एक फुल्ली फीचर्ड कार थी और 90s में इंडिया में इतने फीचर्स के साथ कोई भी कार मौजूद नहीं थी। सीएलओ कोरियन ब्रांड डेयू की पहली कार थी भारतीय बाजार के लिए। इसे जुलाई 1995 में लॉन्च किया गया था और उस समय यह डीसीएम और डेयू के जॉइंट वेंचर प्लांट सूरजपुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में असेंबल होती थी। सीएलओ के 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए, स्टैंडर्ड, जीएलएक्स और जीएलई, और इसकी प्राइस स्टार्ट होती थी 5,46,000 रुपए से। सीएलओ में 1500 सीसी का इंजन मिलता था जो 71 बीएचपी की पावर देता था और यह एक रियर व्हील ड्राइव कार थी। यह भारत की पहली कार थी जिसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी और इसमें कार्बोरेटर नहीं था। मारुति एस्टीम और 800 में उस समय कार्बोरेटर ही आया करते थे। लग्जरी के नाम पर इस कार में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एयर कंडीशनिंग, रेयर डिफॉगर्स, फ्रंट फॉग लैंप्स आदि मिलते थे। अब बात करते हैं कि कैसे इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस और खूबसूरत कार आखिर ज्यादा समय भारतीय बाजार में टिक क्यों नहीं पाई। एक्चुअली डेवू ने सीएलओ को भारत के मिड साइज मार्केट को कैप्चर करने के लिए लॉन्च किया था। उसकी प्लानिंग थी कि बस थोड़े से ज्यादा पैसे देकर आम आदमी एक अच्छी और फीचर रहित गाड़ी ले सके। मिड 90s में मिड साइज सेगमेंट में मारुति की एस्टीम काफी लोकप्रिय थी, बट फीचर्स ना के बराबर। डेवू की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई और सीएलओ लोगों को पसंद आने लगी। इसलिए लॉन्चिंग के पहले साल ही 1,14,000 बुकिंग मिली सीएलओ को। पर बहुत ही कम डीलरशिप नेटवर्क और प्लांट की कम प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज की वजह से सीएलओ का डिलीवरी टाइम काफी बढ़ गया। इससे ब्रांड की इमेज को नुकसान हुआ और 70% तक बुकिंग कैंसिल कर दी गई कस्टमर्स के द्वारा। पूरे साल कंपनी केवल 13,776 यूनिट ही बेच पाई। 1997 में 9,000 यूनिट्स और उसके अगले साल 1998 में केवल 5,000 यूनिट्स ही बिक पाए सीएलओ की पूरे भारत में। इसके साथ ही खराब व महंगी आफ्टर सेल सर्विस, खराब माइलेज और मारुति एस्टीम से मिलते कंपटीशन ने सीएलओ की सेल्स को और भी ज्यादा गिरा दिया। नतीजन 2002 में सीएलओ का प्रोडक्शन बंद कर दिया और काफी टाइम से चल रही डेयू की आर्थिक मंदी के रहते डेयू ने भारत छोड़ दिया। जनरल मोटर्स की ओपल ने भारतीय बाजार के लिए 1996 में बिरला कंपनीज के साथ साझेदारी करके एस्ट्रा को लॉन्च किया। इसे इंडिया में ही असेंबल किया जाता था और ज्यादातर पार्ट्स इसमें लोकल ही यूज किए गए। इसमें 1600 सीसी का दमदार इंजन मिलता था जो 76 बीएचपी की पावर देता था। यूरोपियन कार थी तो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, ऑटो एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स, डिफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग आदि मिलना लाजमी था। इसकी शुरुआती कीमत 7.5 लाख के आसपास थी जो कि डेयू सीएलओ से लगभग 1.5 लाख ज्यादा थी। 1996 में जनरल मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपॉर्चुनिटी देखी क्योंकि उस वक्त भारत में गिने चुने ही कार ब्रांड्स थे। हुंडई भारत में अभी आया नहीं था और टाटा अपने कमर्शियल व्हीकल्स में ही बिजी था। होंडा की सिटी अगले साल लॉन्च होने वाली थी और जैसा कि हमने बात करी, सीएलओ जस्ट लॉन्च हुई थी और उसे काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा था, तो ओपल ने भी भारतीय बाजार में एंट्री मार ही ली और सबसे पहला व्हीकल लॉन्च किया एस्ट्रा। चूंकि इसका प्राइस सीएलओ से ज्यादा था तो यह एक प्रीमियम सेडॉन की कैटेगरी में काउंट की गई। इसे एज अ लग्जरी कार लोगों ने काफी प्यार दिया, पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यह कार परफॉर्म नहीं कर पाई सेल्स में। अब क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा थी तो इसलिए इसकी कम यूनिट्स ही सेल हुई बाकी कॉम्पिटिटिव कार्स के मुकाबले। लोगों को सस्ते अल्टरनेटिव्स भी बाजार में मिल रहे थे जैसे मारुति एस्टीम, सीएलओ और छोटी कार जैसे अल्टो, मारुति 800 आदि। आफ्टर सेल सर्विस, कम सर्विस पॉइंट्स, महंगे और आसानी से ना मिल पाने वाले स्पेयर पार्ट्स की वजह से आम आदमी ने इससे किनारा ही रखा। ओपल ने 2002 में एस्ट्रा का प्रोडक्शन बंद कर दिया। तीसरी कार जिसकी हम बात करेंगे वो भी एक सिडॉन ही है। हम बात करने जा रहे हैं मित्सुबिशी मोटर्स की लांसर की। बहुत ही स्पोर्टी और जबरदस्त लुक्स वाली लांसर को बहुत पसंद किया गया था। जापानीज कार मेकर मित्सुबिशी ने भारत की हिंदुस्तान मोटर्स के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया था। इसके तहत मित्सुबिशी की गाड़ियां हिंदुस्तान मोटर्स अपने चेन्नई स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाएगी। मित्सुबिशी लांसर जो कि इस कोलैबोरेशन की पहली कार थी को 1998 में लॉन्च किया गया था। लांसर में एक पेट्रोल इंजन व एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता था। जहाँ पेट्रोल इंजन 1468 सीसी का था और 85 बीएचपी की पावर जनरेट करता था, वही डीजल इंजन 2000 सीसी का था और 63 बीएचपी के पावर देता था। इस कार में वो तमाम सुख सुविधाएं थी जो उस जमाने में लग्जरी में काउंट की जाती थी, जैसे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एसी वगैरह। लांसर के फेसलिफ्ट को कंपनी ने 2003 में लॉन्च किया जिसमें फ्रंट बम्पर, ग्रिल्स और हेडलैम्प्स में काफी चेंजेस किए गए थे। लांसर मारुति की बलेनो और होंडा सिटी को काफी हद तक टक्कर दे रही थी, पर जहां ये दोनों कंपनीज अपनी कार्स को अपडेट कर रही थी, लांसर को एक फेसलिफ्ट के बाद कोई अपडेट नहीं मिला। साथ ही कंपनी ने इसका पेट्रोल वर्जन कम सेल्स की वजह से 2007 में बंद कर दिया। इससे लांसर की सेल लगातार कम
होती चली गई। हिंदुस्तान मोटर्स भी कुछ खास नहीं कर रही थी और जैसे ही हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने ऑपरेशंस बंद किए, मित्सुबिशी के लिए राह और भी ज्यादा खराब हो गई। एग्रीमेंट में शामिल आफ्टर सेल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स की जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई मित्सुबिशी के लिए। मतलब यह कहना गलत नहीं होगा कि मित्सुबिशी और हिंदुस्तान मोटर्स की गलत स्ट्रेटेजीज की बदौलत मित्सुबिशी ब्रांड भारत में कुछ खास नहीं कर पाया। लास्ट कार इस कोलैबोरेशन की पजेरो स्पोर्ट्स थी, जो 2020 में फ्रांस से रोल आउट हुई थी। अगली कार है ओपल की ही कोर्सा। एस्ट्रा के हालात ओपल को दिख गए थे, तो ओपल ने एक थोड़ी सस्ती पर फीचरफुल सिडॉन कार भारत में उतारने के बारे में सोचा। साथ ही फोर्ड की आइकॉन, होंडा की सिटी और मारुति के स्टीम को टक्कर देने के लिए सन 2000 में कोर्सा का जन्म हुआ। यह एक कॉम्पैक्ट सिडॉन थी और पेट्रोल में दो इंजन ऑप्शंस मिलते थे, एक 1600 सीसी जो 93 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और दूसरा 1400 सीसी जो 88 bhp की पावर देता था। कोर्सा में भी वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी जो उस वक्त की सो कॉल्ड फेवरेट कार्स भी नहीं देती थी, जैसे पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग आदि। कोर्सा का एक्सेलरेशन भी एस्ट्रा से काफी अच्छा था और इसकी टॉप स्पीड थी 170 किलोमीटर पर आवर। कोर्सा की तर्ज पे ही कंपनी ने इसका एक स्टेशन वैगन कोर्सा स्विंग और एक हैच वर्जन कोर्सा सेल भी लॉन्च किया आगे चलकर। दोनों वर्जन्स में ही कोर्सा का 1.4 और 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था, थोड़ी बहुत रिट्यूनिंग के साथ। पर कोर्सा के तीनों ही वर्जन सेल्स में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। स्टेशन वैगन तो वैसे ही फेलियर का स्टिकर अपने माथे पर चस्पा करवा चुकी थी भारत में, क्योंकि ऐसी ही कुछ कोशिश मारुति ने बलेनो एल्टिवरा के साथ करी थी और ओपल ने पालियो एडवेंचर के साथ। रही बात हैचबैक वर्जन सेल की, तो सेल को भी तगड़ी टक्कर मिल रही थी होंडा की सेंट्रो और मारुति की अल्टो से। कम सेल्स वॉल्यूम और लगातार घटते टर्नओवर के चलते ओपल भारत को 2006 में अलविदा कह चली। ओपल की कार्स अच्छी थी, रिलायबल थी और फीचरफुल भी, फिर भी सेल्स डिपार्टमेंट कुछ खास नहीं कर पा रहे थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी लोगों की मेंटलिटी, जो कि अभी कार्स को सिर्फ एक आने जाने का साधन तक ही सीमित रखे हुए थी। फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की किसी को कोई खास परवाह नहीं थी। तभी मारुति शुरू से ही इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट पर कब्जा किए हुए है। साथ ही ओपल की कस्टमर सर्विस बहुत पुअर थी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितना टाइम लगना चाहिए, ओपल उससे ज्यादा टाइम ले रहा था। किसी पार्ट की रिप्लेसमेंट या नया पार्ट लगाना हो तो वो यूके से आता था, तो उसके आने में टाइम और पैसा दोनों कस्टमर को ही सहना पड़ता था। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ओपल की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हाई थी और इसी वजह से सेल्स कम। और अब जो अगली कार है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि यह कम्प्लीटली एक इंडियन गाड़ी है और जहां तक अभी तक की चारों कार सेडॉन या हैचबैक थी, यह एक फुल फ्लेंज एसयूवी है। जी हाँ, अगली कार है टाटा की सियरा। टाटा सियरा भारत की पहली खुद से पूर्ण रूप से तैयार एसयूवी थी, जिसे टाटा ने 1991 में लॉन्च किया था। सियरा टाटा की ही पिकअप ट्रक टाटा टेल्को लाइन पर ही बेस्ड थी और इसका फ्रंट डिजाइन, मैकेनिकल पार्ट्स व इंटीरियर सब टेल्को लाइन से ही ड्राइव था। सियरा के 3 दरवाजों के साथ पीछे बड़ी सी शीशे वाली ना खुलने वाली डिजाइन बहुत ही अलग थी और इसी डिजाइन ने सबको आकर्षित भी किया। सियरा में लगा था 2 लीटर का इंजन जो 67 bhp की पावर प्रदान करता था, जिसे टाटा ने खुद ही डिजाइन किया था। हालांकि 1996 में इंजन को अपग्रेड करते हुए टर्बोचार्ज कर दिया गया और अब यही इंजन 90 bhp की पावर दे रहा था। सियरा में वो तमाम खूबियां थी जो इसे लग्जरी कार बनाती थी, जैसे एयर कंडीशनिंग, म्यूजिक प्लेयर, पावर विंडोज आदि। भारत की पहली एसयूवी होते हुए भी सियरा सेल्स में पिछड़ती रही। इसके पीछे कुछ वजहें थी, जैसे इसका 3 डोर डिजाइन देखने में तो अच्छा था बट प्रैक्टिकल नहीं था। हर बार उतरने चढ़ने में आगे वाली सीट्स को ढकेलना पड़ता था, जैसे हम थार में भी ढकेलते हैं। उस वजह से यह सीमित ग्राहक ही बना सकी, जैसे यंगस्टर या जिनको ऑफरोडिंग करनी हो या फैमिली के साथ कम ड्राइविंग करनी हो। सियरा का कंपटीशन भी तो महिंद्रा बोलेरो अरमाडा से था, जो इसी बजट में 5 डोर कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एक फुल फैमिली वाली फीलिंग दे रही थी विद महिंद्रा का भरोसा। रही बात जिप्सी की, तो वो भी 4x4 का ऑप्शन दे रही थी जो सियरा में नहीं था और इंजन जितना रिफाइंड महिंद्रा और मारुति के थे उतने टाटा के नहीं। इन्हीं वजहों से सियरा की सेल्स कम होने पर इसको 2000 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसका 3rd जनरेशन मॉडल 2025 में आ सकता है और इसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों, यह थी वो 5 कारें जिनको हम आज भी याद करते हैं, तो मन में यह ख्याल जरूर आता है कि जो फीचर्स हमें आज की कारों में मिल रहे हैं, कैसे इन कंपनीज ने इन्हीं फीचर्स और कंफर्ट को आज से 20 साल पहले ही हमें दे दिया था। और अगर हम इनमें से किसी भी कार को आज रोड पर चलता देख लें तो एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता है। पर फिर भी कैसे यह गाड़ियां भारतीय बाजार को समझने में फेल हो गई और कैसे हमने इनको खो दिया।